Hello, my dear Bachcha Patti. Once again, welcome back to my class. So, what we have studied in our previous class, we have studied the friction part 1, that is the introduction part, and what is friction and types of friction, that is static and kinetic friction, and we have already completed the concept of kinetic friction. What is kinetic friction and what are the laws? So, today we are going to discuss the lecture number 12, friction part 2, and today we shall discuss that is your static friction, angle of friction, angle of repose. जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट में उसका लॉज पढ़े थे, ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, या कांस्टेंट या वेरिएबल हम लोग देखे थे ना, वो उसका वैल्यू कांस्टेंट था, ठीक है। देन उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, दैट इज एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। रिवाइज करो, म्यू के मीन्स दैट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एफ के दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो 3 पॉइंट हम लोग देखे थे, और उसका जो नंबर 4 पॉइंट जो था डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, ये मैं नहीं बताया था। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, कैसे होगा डायरेक्शन, कैसे होगा, यानी कि ऐसे होगा सच दैट इट ओपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या? इट ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है। जस्ट नोट डाउन कर लो रफली, मैं उसका नोट्स आज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसका कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आराम से तुम लोग बैठ के लिखना, ठीक है। बस रफली देखो, रफली प्रैक्टिस करो, रफली ही रफ कॉपी में ये करो, ठीक है। तो ये ओपोज होगा, कैसे होगा, और ओपोज करना चाहिए, रिलेटिव मोशन ओपोज करना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका डायरेक्शन था। देन जो म्यू के है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड करेगा जो बॉडी कंटैक्ट, जो सरफेस में कंटैक्ट रहते हैं, मींस डिपेंड करता है व्हिच आर इन कांस्टेंट, सॉरी व्हिच आर इन कांस्टेंट, जो व्हिच आर इन कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है जो व्हिच आर इन कांस्टेंट। मींस जो देखो हम लोग एक्सपेरिमेंटल देखेंगे, मींस देखते हैं जो सरफेसेस, डिपेंड्स करता है क्या, सरफेसेस व्हिच आर इन कांस्टेंट, जो सरफेस कांस्टेंट रहता है। मींस हम लोग देखो एक्सपेरिमेंटल जो हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटल ये निकलती है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल निकलती है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो एक्चुअली जो वैल्यू ये कांस्टेंट है कि ये हमारा सिलेबस में जो है, हमारा सिलेबस में किसी भी चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ चेंज नहीं होगा, यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये नॉर्मल है, किसी भी चीज के साथ वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये सर जस्ट रफली मैं उसका कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तुम लोग अपडेट कर देना, ठीक है। सो हम लोग स्टडी करेंगे अभी, दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हेडिंग दो स्टैटिक फ्रिक्शन, और रफली लिखो, मैं उसका कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि उसको हम सिंबल एफ एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, एस एस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और उसका लॉज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कब लगता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जी स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, मैं डिफरेंस बताया था, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था, ठीक है। तो ये कब लगता है, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब क्या है, व्हेन देयर इज, ये कब लगता है, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा। क्या मतलब, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा, रिलेटिव मोशन होने की सिर्फ टेंडेंसी है, मतलब एक्चुअल अभी बॉडी किसमें होंगी, दोनों ना, बॉडी किसमें होंगी, बॉडी रेस्ट में होंगी। क्या, बॉडी रेस्ट में, काइनेटिक मींस हम लोग देखे थे मोशन में, तो ये क्या है, बॉडी रेस्ट में होगी, यानी कि व्हेन देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा, रिलेटिव मोशन होने की सिर्फ टेंडेंसी है, मतलब अभी बॉडी किस में होंगी, दोनों रेस्ट में होंगी,
कोई रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, कोई रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, दैट इज बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। और नंबर 2 देखेंगे उसका लॉज, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या होता है, वेरिएबल फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन देखे थे वो कांस्टेंट थी, ठीक है, बट ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन ये वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती काइनेटिक फ्रिक्शन तरह, ये वेरिएबल होता है। तो इसके हम ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी बोल पाएंगे, ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो ये इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती काइनेटिक फ्रिक्शन तरह, ये वेरिएबल होता है, इसके हम सेल्फ एडजस्टिंग भी बोलते हैं। देखो जैसे कि हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था, कांस्टेंट था, बट ये जो एफएस क्या होता है, वेरिएबल होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि देखो ये अच्छा से मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दूंगा तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग बस जस्ट उसको रॉपली नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये क्या है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया ना, वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है तब फ्रिक्शन के फोर्स कांस्टेंट नहीं, दैट इज वेरिएबल है। मींस यहां पे क्या, बॉडी रेस्ट में बोल दिया, यानी कि बॉडी रेस्ट में है ना, तब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है और जो फ्रिक्शन की फोर्स है दैट इज कांस्टेंट नहीं, दैट इज वेरिएबल। और एक नंबर 3 पॉइंट होगा, उसका मिनिमम पॉइंट 0 होगा, ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, लिमिटिंग होगा, एब लिमिटिंग बोलते हैं, यानी कि न्यूटन में आ गया। लिमिटिंग क्या होता है बच्चों, ये हमको जानना चाहिए ना। उसका जो मिनिमम है ये 0 होता है, ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम क्या है, एब लिमिटिंग है। तो एब लिमिटिंग मतलब क्या है, ये भी हमको जानना चाहिए। एब लिमिटिंग मतलब क्या है ना, एब लिमिटिंग है उसका फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन। देखो हम लोग एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन ये पढ़े थे फॉर्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन का, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है म्यू एस इंटू एन नहीं होगा, नो नो नो। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, ऐसे नहीं लिख पाएंगे, नहीं होगा। दैट इज एब लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि तुम बोल पाओगे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि देखो यहां पे मैं क्या क्यों लिखा, एब लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वहां पे था क्या, म्यू के इंटू एन, बट यहां पे क्या, म्यू एस इंटू एन। तो ये जो एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या फॉर्मूला है उसका, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस का क्या फॉर्मूला है, म्यू एस इंटू एन, नहीं है, ये नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 0 से एब लिमिटिंग। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, मींस 0 से लिमिटिंग हो सकता है, यानी कि ये एफ एक्स का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन नहीं है, ये नहीं है, बट एब लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिखेंगे, वेयर म्यू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्मूला है दैट इज म्यू एस इंटू एन, बट म्यू एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू है 0 से एब लिमिटिंग हो सकती, तो एब लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यानी कि म्यू एस इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एफ के का दिखा था हम लोग, एफ के का दैट इज म्यू के इंटू एन, तो एफ एस नहीं है, एब लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कोई फॉर्मूला नहीं है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल होता है। ओके, सो हम लोग जो म्यू के इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू के एन लिखे थे, बट एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन नहीं, एब लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस एन। तो ये जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, जो चीज चेंज हो सकती उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं रहता है, एक मेथड होगा,
होता है क्या? नहीं। जो वैल्यू चेंज हो सकता है, जो चीज चेंज हो सकती है, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, एक मेथड होता है। ठीक है, ये तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में देखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या है? ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मीन्स जिधर रिलेटिव मोशन लग रहा है उसका ऑपोजिट में है। जिधर मोशन होने वाला है उससे और उसके ऑपोजिट में ये उसका डायरेक्शन लगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगी ना? 0। मैक्सिमम क्या है? एफ लिमिटिंग है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इक्वल टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है? एफ लिमिट इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ ना, जो एस वैल्यू है वो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, यहां 0 से लिमिटिंग तक, एब लिमिटिंग तक। ठीक है, तो ये जो म्यू एस है, ये म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कहना चाहो। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि जिधर मोशन होने वाला है उसके ऑपोजिट में उसका डायरेक्शन लगेगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगी? 0। मैक्सिमम लिमिटिंग होगी। ठीक है, देन अभी हम देखेंगे एक टर्म, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपुच। सो अभी हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक टर्म है जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम थ्योरी पार्ट खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? सपोज देखो, ये मान लो ये सरफेस है, एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस ऊपर एक बॉडी को हम लोग रखे, मान लो उसका मास m है। ठीक है, उसका मास क्या है? m है। एक बॉडी रखा हुआ है सरफेस में, मान लो इसका मास m है। तो इस पे सरफेसेस कितनी तरह के फोर्स लगा सकते? ठीक है, इतने, ये जो बॉडी है यहां पे सरफेस कितने तरीके के फोर्स लगा सकते? इस पे सरफेस पे कितने तरह के फोर्स लगा सकते ना? 2 तरीके की। जो हमारी कंटैक्ट फोर्स होता है, जो सरफेस में लगता है, जो 2 सरफेस बीच में होती है, क्या है? कंटैक्ट फोर्स। क्या है? कंटैक्ट फोर्स। क्या है? कंटैक्ट फोर्स। यानी कि 2 तरीके के वो फोर्स लग सकते हैं। एक सरफेस के ऊपर लगाएगा, ठीक है, एक फोर्स सरफेस में ऊपर लगेगा, सपोज दैट इज क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर लगाएगा, एक ऊपर लगाएगा, और एक इसके, ये जो देखो, एक ऊपर लगा सकते नॉर्मल रिएक्शन, और एक इसके ये इधर, ये साइड लगा सकते। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। एक ऊपर लगा सकते और एक इस साइड में इधर लगा सकते, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अभी फ्रिक्शनल फोर्स तो डिपेंड करेगी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, कोई अप्लाइड फोर्स है कि नहीं, ये तो डिपेंड करेगा भाई, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करेगा किसी की, यानी कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, यानी कि कोई अप्लाइड फोर्स है कि नहीं। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स, इफ देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो अप्लाइड फोर्स कोई नहीं है, तो क्या होगा ना? फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। कुछ अप्लाइड फोर्स है, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 है होगी, और कोई होगी तो इसके बराबर है। कुछ अप्लाइड फोर्स होगी तो इसका बराबर है, और बहुत ज्यादा होगी तो काइनेटिक बन जाएगी। ये सर नो, तो ये अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। अप्लाइड फोर्स है तो उसका बराबर होगा, उसका ज्यादा है अप्लाइड फोर्स तो क्या होगा? वो काइनेटिक बन जाएगी। एनीवे, तो 2 तरीका का कंटैक्ट फोर्स लगेगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स एंड कंटैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स।
तो अगर मैं बॉडी के ऊपर जो नेट कंटैक्ट फोर्स और रिजल्टेंट कंटैक्ट फोर्स है किस डायरेक्शन में है, अभी मैं क्या करूंगा ना, ये जो बॉडी का नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट कंटैक्ट फोर्स और रिजल्टेंट कंटैक्ट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगी। यानी कि देखो एक तो ये डायरेक्शन में है, एक तो ये डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कंटैक्ट फोर्स कहां लाएगा, यानी हम लोग स्केलर वेक्टर्स पढ़े हैं, वेक्टर और डायरेक्शन मोशन इन प्लेन में हम लोग देखे हैं। फर्स्ट पार्ट में वेक्टर्स क्या होता है, रिजल्टेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक ये तरफ से एक ये तरफ से, तो रिजल्टेंट के तरफ से जाएगा ना ये तरफ से, ये एम है तो ऐसे जाएगा रिजल्टेंट, ये सर नो, यानी कि देखो ठीक है, ये आर मींस रिजल्टेंट, ये मास एम है, ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, मास एम है, ठीक है, मास एम है, यानी कि देखो ये रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कंटैक्ट फोर्स तो कौन डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, फ्रिक्शन क्या है, हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट का टेंजेंशियल कंपोनेंट, रिजल्टेंट का टेंजेंशियल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है मींस टेंजेंट के अलोंग या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज फ्रिक्शन, हम लोग फ्रिक्शन बोल पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है ना, रिजल्टेंट का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट मींस अलोंग द टेंजेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, और ये भी हम लोग बोल पाएंगे ना, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसको हम लोग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। और ए एन क्या है, ए एन क्या है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, एन क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग बोल पाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जस्ट रॉबली नोट डाउन करो, उसका कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा बिट बाय बिट और पॉइंट बाय पॉइंट। तो हम लोग डेफिनेशन फ्रिक्शन जो हम लोग अभी भी बोल पाएंगे क्या, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ये बोल पाएंगे डेफिनेशन, कोई कुछ भी पूछ सकता है तो हम लोग आराम से बोल पाओगे ना, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, दैट इज टेंजेंशियल एलोंग जो कंपोनेंट आता है उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मान लो ये बॉडी, जो बॉडी दैट इज बॉडी जो है जस्ट अबाउट टू मोशन हो गया, क्या जस्ट अबाउट टू मोशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो, जस्ट अबाउट टू मोशन, जस्ट अबाउट टू मूव, सॉरी जस्ट अबाउट टू मूव, देखो जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि मान लो ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव मतलब मोशन होने वाला है, तब इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज लिमिटिंग फोर्स होगी। देखो एक चीज है, मोशन होने वाला है, तो अब इस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी ना, लिमिटिंग फोर्स होगी, लिमिटिंग फोर्स होगी। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी ना, लिमिटिंग फोर्स होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होगी ना, लिमिटिंग फोर्स होगी। तो ये लिमिटिंग फोर्स क्या होगा, म्यू एस इंटू एन, ये होगा, फॉर्मूला है। एग्जाम में जो म्यू एस म्यू के नहीं देता है, कई बार सिर्फ म्यू देता है, मत टेंशन मत लेना, जो म्यू है वो म्यू सिलेबस में जो हमारा म्यू एस इक्वल टू म्यू के होता है, ये हमारा सिलेबस में, ठीक है, क्योंकि यानी कि म्यू का वैल्यू दे रहती है, तो तुम लोग टेंशन मत लेना, सिर्फ जो ज्यादा तरफ ये जो एफ एल इक्वल टू, ये जो एफ एल इक्वल लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन, यानी कि हमारा सिलेबस एफ के भी ज्यादा तरफ करके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, मींस एफ एल इक्वल टू एफ के को करीब करीब सेम मान के हम लोग ज्यादा तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमारा सिलेबस में, ठीक है। एक म्यू दिया होता है, क्योंकि टेंशन मत ना, वो म्यू को लेके यूज करो लिमिटिंग भी, और म्यू को यूज करो क्या तुम्हारा जो काइनेटिक भी, ठीक है। वो म्यू जो दे रहेगा वो काइनेटिक बोथ तुम्हारा जो क्या काइनेटिक एंड लिमिटिंग, वो दोनों में यूज करके तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो एफ एल इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस इंटू एन। तो इस समय
द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है इस समय रिजल्टेंट जो कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स साथ जो एंगल फॉर्म करती है, इस एंगल को, ये एंगल दैट इज एंगल थीटा, तो ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि उसका डेफिनेशन क्या बोल पाएंगे हम लोग, उसको कहते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मींस इट इज द एंगल मेड बाय व्हाट, इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, इट इज द एंगल मेड बाय resultant contact force, resultant contact force, resultant contact force means क्या है, R, it is the angle between resultant contact force with the normal reaction, with the normal reaction, but क्या है उसका कंडीशन, just about to move, normal friction when body is just about to move, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, जस्ट क्या, अबाउट टू मूव, ये हुआ क्या उसका डेफिनेशन। यानी कि ये समय में लगेगा, ये एंगल हमेशा नहीं, ये एंगल उस समय जब बॉडी अबाउट टू मूव हो तब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो एंगल फॉर्म करेगी दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमेशा नहीं लगेगा। देखो उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स उठा के यहां पे रख लो, ठीक है, वहां पे रख लो, दैट इज फ्रिक्शन। तो उसका फॉर्मूला कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लिखो tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, परपेंडिकुलर, देखो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, बाय बेस में कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एफ एल क्या हुआ, म्यू एस इंटू एन बाय एन, एन एन कैंसिल हो गया, क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस, ठीक है, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज द एंगल, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो थीटा tan इनवर्स यूएस, सपोज मान लो ये जो थीटा का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, तो म्यू एस कितना हो जाएगा, म्यू एस, सपोज एंगल 30 डिग्री दे दिया, म्यू एस tan थीटा क्या, 1/√3, ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग अभी देखे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ, ये सब उसका फॉर्मूला सब। द लास्ट एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, एक लास्ट एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखो और एक टर्म है एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब लगेगा, जस्ट अबाउट टू मूव, हमेशा नहीं, ठीक है। तो और एक एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये देखो, जस्ट मैं सिंपली बता रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन का सरफेस है, या ये इंक्लाइन प्लेन में लगेगा। मान लो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसे स्लाइड करेगा, एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं और एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलते हैं, बट एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मान लो ये मास m है, मास m है, ठीक है। तो ऐसे स्लाइड कर दिया, ऐसे स्लाइड करके ऐसे चलाया, सपोज ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है, बेसिकली देखो ये जो m है उसका वेट क्या है, नीचे mg है, ठीक है। हम लोग रिजल्व करेंगे, रिसोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म क्या होगा और ये टर्म क्या होगा, बेसिकली देखो हम लोग फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरफ ऐसे स्लाइड हो रहे हैं, ये उसका स्टैटिक फ्रिक्शन Fs है, ठीक है, ठीक होगा ना, नहीं। तो Fs देखो ये mg है, ये क्या है, mg है, ये क्या है, मास m है। तो यानी कि देखो जब हम लोग रिसोल्यूशन करेंगे तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये सब हम लोग देखेंगे। मिनिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में क्या होगा, तो Fx इक्वल टू बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, म्यू एस mg cos थीटा होगा, ठीक है। Fs इक्वल टू क्या होगा, म्यू
एस एम जी कस थीटा, क्योंकि देखो ये जो टर्म आएगा ये तो उसका एंगल है सपोज ये, तो ये हो गया एम जी कस थीटा, ये क्या होगा एम जी साइन थीटा, यानी ठीक है एम जी साइन थीटा, एम जी देखो एम जी साइन थीटा, ये देखो ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसी के साथ सेम है एक्शन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा इसके वैल्यू सेम हो जाएगा, तो एन इक्वल टू एम जी कस थीटा हो जाएगा, तो ये छोड़ो कैंसिल हो जाएंगे उन लोग, तो यहां पे क्या होगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस मीन्स यू म्यू एस एम जी कस थीटा होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो ये जो इंक्लाइंड प्लेन का जो ये है और ये जो हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। तो ये तो तुम्हारा सिलेबस में नहीं, हम फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये यूज होगा एंगल ऑफ रिपोज। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, मींस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। तो एन इक्वल टू एम जी कस थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बट ये हो जाएगा क्या एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एफ एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है म्यू एस इंटू एन, तो एन इक्वल टू क्या है एम जी कॉस थीटा, क्या है एन इक्वल टू क्या है एम जी कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ए है, तो म्यू एस हो गया ये म्यू एस, एन क्या है एम जी कॉस थीटा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यहां पे पुट कर दिया एफ एस इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये सन नो, तो यहां पे देखो एम जी कैंसिल हो जाएंगे, बस कौन है साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस कॉस थीटा, यानी कि वो कॉस थीटा को ले आओ इसको, साइन थीटा इक्वल बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या है म्यू एस, यानी कि क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, ये फॉर्मूला आ गया, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ सेम हो रहे हैं, ठीक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ सेम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया देखो एंगल के साथ सेम हो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है, क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, यानी कि ये म्यू एस नहीं है, बस ओनली म्यू कर दो उसको, हम लोग ओनली म्यू देखेंगे, सपोज म्यू है, ठीक है म्यू है ओनली म्यू है, ठीक है, तो उसको हम लोग म्यू दे दिए, ठीक है, ये जो म्यू है ये म्यू है, बस म्यू इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा म्यू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो रहे हैं। तो सपोज क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो ऐसे करके लिखना है, तो यहां पे एक पॉइंट लिख दो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, तो पॉइंट को बॉक्स कर दो, यानी कि ऐसे हम लोग हेल्प कर पाएंगे, ठीक है, ये क्या है देखो एम जी साइन थीटा, ये एम जी कस थीटा, ठीक है, यानी कि एंगल हो रहा है, एंगल के साथ वेक्टर बना है, तो एम जी कस थीटा ये एम जी साइन थीटा, ठीक है, तो ये एंगल को जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। तो ये सब मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कंसेप्ट नोट, तुम लोग अपडेट कर देना, ठीक है। तो टुडे अप टू दिस in our next class we solve the numericals based on your static friction, kinetic friction, angle of friction, angle of repose. Okay, see you all in the next class. Thank you, take care, have a great day. और एक देखो हमारा जो एक क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो एक क्वेश्चन रहता है व्हिच इज इजियर, बट एक क्वेश्चन लिखो व्हिच इज इजियर, जो पुल एंड पुश रहता है, व्हिच इज इजियर पुश और पुल व्हेन, क्वेश्चन था व्हेन एफ, जो फोर्स है एफ इज एट एन एंगल, व्हेन फोर्स इज एट एन एंगल, ठीक है। तो थोड़ा सर्च करके थोड़ा ट्राई करना ये क्वेश्चन को मीन्स ये करके, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा, डायग्रामेटिकली दे दूंगा, जो पुल और पुश कौन इजी होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा यानी कि जहां पे भी सर्च करके तुम लोग थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। तो टुडे अप टू दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, in our next class we solve some numericals based on your static friction, kinetic friction, angle of friction, angle of repose.
Thank you. Stay happy and blessed. Take care. Have a great day.